Good morning everyone. Myself Mukesh Sharma. I welcome you online classes of Guda International School, Guda, Gorji. Yesterday I explained background and history of Fayol. Henry Fayol was born in France in 1841 and he earned degree in mining engineering 1860 and he worked in coal mining company 1888 and other information related to the background of Henry Fayol. After Henry Fayol, I also explain major contribution of Fayol. He explained the difference between technical and managerial skill and other also. Today, I am going to explain third principle of Henry Fayol, because before third principle I have already explained the first and second principle, that is division of work and authority and responsibility. Now today, discipline. Discipline refer to following code of conduct, rule, regulation of employment, agreement. Discipline means if a superior commit his commitment to make with the subordinate and subordinate follow the instruction, rule and regulation of the superior, means each other person fulfill the commitment with each others, that is discipline. मैं superior आप लोगों को कहता हूं कि आपकी सैलरी ये होगी यदि आपने ये वर्क किया, आपको ये इंक्रीमेंट मिलेगा, तो यदि आप वो वर्क कंप्लीट करते तो मेरा कमिटमेंट जो मैंने किया था इंक्रीमेंट देने का या सैलरी इंक्रीज करने की, वो मुझे कंप्लीट करना चाहिए, ये बोलता है डिसिप्लिन। देखते हैं बुक के अंदर इसके रिलेटेड क्या पॉइंट दिया हुआ है। डिसिप्लिन रिफर टू फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट, रूल, रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एग्रीमेंट, गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, clear and fair agreement among subordinate and superior, meeting commitment at all level, judicious application of penalties. Starting first दिया कोड ऑफ कंडक्ट, रूल एंड रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एग्रीमेंट। मतलब रूल एंड रेगुलेशन है, कंडक्ट है, जो रूल एंड रेगुलेशन अपन ने डिसाइड कर रखी है वो अपन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। जो सुपीरियर है वो हर एक इंस्ट्रक्शन फॉलो, जो कमिटमेंट की वो फॉलो करे, तो सबॉर्डिनेट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे। जो एग्रीमेंट हुआ है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में, वो क्लियर एंड फेयर होना चाहिए और दोनों ही बंदे एक दूसरे का जो एग्रीमेंट है, कमिटमेंट है, उसको कंप्लीट करें। जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ द पेनल्टीज, यदि कोई पेनल्टी सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं तो वो भी दोनों के लिए एक जैसा ही होना चाहिए। यदि लेट आने पे फाइन यदि एक जूनियर स्टाफ को लगता है तो सीनियर मोस्ट स्टाफ को भी लगना चाहिए। ये इसका पॉइंट है डिसिप्लिन के लिए। मतलब रूल एंड रेगुलेशन सभी के लिए इक्वल होनी चाहिए और सभी उसको फॉलो करें, एक दूसरे की बात जो कमिटमेंट हुआ है उसको वो एक दूसरे के कमिटमेंट के साथ में डटे रहें। फॉर एग्जाम्पल, द एम्प्लॉइज मस्ट ऑनर द कमिटमेंट टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन बाय वर्किंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। On the other hand, superior must also meet their commitment by meeting their promise of increment, promotion, wages and revision and extra. अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि सबऑर्डिनेट किसी एक वर्क को करने के लिए सुपीरियर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए बाध्य है, तो वैसे ही क्या है, जो सबऑर्डिनेट के जो कमिटमेंट किए थे सैलरी और इंक्रीमेंट और वेजेज को लेकर, सुपीरियर भी उन सारे कमिटमेंट को कंप्लीट करेगा। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स की अपन बात करते तो इसमें दो मेजर पॉजिटिव इफेक्ट दिए। नंबर 1 इज सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड नंबर 2 इज इम्प्रूव इफिशिएंसी। यदि डिसिप्लिन जहां जिस ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो उसका वर्किंग एनवायरनमेंट ऑटोमेटिक ही स्मूथली रन करता है। इम्प्रूव इफिशिएंसी का मतलब वर्किंग इफिशिएंसी है एम्प्लॉय की, वो ऑटोमेटिक ही इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट पे देखो, वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, disorder, confusion and chaos situation, wastage of resources in absence of discipline, delay in work due to absence of rule and regulation। यदि अपन इस कमिटमेंट को फॉलो नहीं करते तो जो अपन लोगों का ऑर्डरली सिस्टम चल रहा है, सिस्टमेटिक जो वर्क चल रहा है, जो डिसिप्लिन नहीं होगा तो ऑटोमेटिक यही कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। माइंड के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट होने लग जाएगा कि कौन सा वर्क करना है, कौन सा नहीं करना है, कैसे वर्क कंप्लीट करें। जो अपने पास में रिसोर्सेज अवेलेबल है, ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन, मशीन, मटेरियल की बात करते हैं, तो इन सब का क्या होगा, ऑटोमेटिकली वेस्टेज होगा, क्योंकि प्रॉपर रॉ मटेरियल का यूज नहीं कर पाएंगे। इनडिसिप्लिन एक्ट होगा वहाँ पर, टोटल एक्ट ही रॉन्ग होगा। डिले इन वर्क ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन,
जो वर्क कंप्लीटली अपन करते हैं उनके जो रूल एंड रेगुलेशन को यदि अपन फॉलो नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने वर्क में डिले होगा। ये तो थर्ड प्रिंसिपल था। थर्ड प्रिंसिपल के अंदर मैंने आपको मीनिंग बताया डिसिप्लिन, जो कोड एंड कंडक्ट की बात की, लेवल्स की बात की, जो सुपीरियर लेवल है उसके अंदर जो कमिटमेंट करते उसको कंप्लीट करें, सबऑर्डिनेट की बात की, सबऑर्डिनेट जो सुपीरियर के थ्रू इंस्ट्रक्शन मिले उसको फॉलो करें, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी सिस्टम की बात की, एक एग्जाम्पल भी दिया था आप लोगों को कि कैसे अपन लोग वर्क कर सकते हैं जहाँ पर एक कमिटमेंट कंप्लीट करा कि नहीं करा, और उसके बाद में मैंने बात की पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट की। अपन उसके आगे यदि अपन बात करते हैं तो यूनिटी ऑफ कमांड नेक्स्ट प्रिंसिपल है। ये जो आप डायग्राम आपके वीडियो पे देख रहे हो इसमें यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर आप देख रहे हो कि हर एक पर्सन, जितने भी पर्सन आपको दिख रहे हैं उन सब का सुपीरियर मतलब उन सब का बॉस एक ही है। मतलब यदि एक पर्सन दो बंदों से ऑर्डर रिसीव करेगा तो उसमें वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका ऑर्डर अपन को फॉलो करना है किसका नहीं करना है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन का सब सुपीरियर एक ही होना चाहिए। यदि मैं कह सकता हूं कि कहीं प्रॉब्लम आए तो एक पर्सन के अंडर में हजारों बंदे काम कर सकते हैं, लेकिन यदि एक पर्सन भी किसी दो पर्सन से ऑर्डर रिसीव करेगा मतलब दो सुपीरियर होंगे तो वहां प्रॉब्लम जरूर आएगी। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट कहता है कि मुझे प्रोडक्शन फास्ट करवाना है और जबकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता है कि मुझे प्रोडक्शन स्लो करवाना है, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट तो अपना कमिटमेंट कंप्लीट करने के लिए उसे इमीडिएटली ऑर्डर सप्लाई करने के लिए प्रोडक्शन की जरूरत है, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट यूनिट्स चाहिए और वो भी जल्दी फास्ट प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट बता रहा है। जबकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये चाहता है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी डाउन नहीं हो और अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्शन कर सके, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं अच्छे लेवल पे प्रोडक्शन कंटिन्यू करते रहें, इसलिए वो इसको फॉलो नहीं कर रहे। अब प्रॉब्लम क्रिएट हुई। इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जिस पर्सन को ऑर्डर मिल रहा है वो कहेगा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं किसकी बात मानूं, सुपीरियर की जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है या फिर जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड है। ऐसे में अपन लोगों को क्या करना चाहिए कि पहले से एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप करें जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन जो ऑर्डर रिसीव कर रहा है वो सिर्फ एक ही पर्सन से रिसीव करे, कन्फ्यूजन क्रिएट ही नहीं हो। ये डायग्राम जो आप लोगों ने देखा है अभी तक उसके अंदर यही सारी चीज थी। मैंने इसके अंदर अभी तक 2 डायग्राम प्रेजेंट किए, दोनों डायग्राम को एक्सप्लेन किया। अब देखो बुक के अंदर क्या दिया हुआ है। Unity of command. According to this principle, an employee should receive order from one boss only, because if he is receiving order from more than one boss, then he will get confused and will not be able to understand that which order must be executed first. For example, if employee of the production department is asked to go slow in production to maintain quality standard by the production in charge and sales in charge instruct the employee to fasten the production to meet the pending order. सेल्स डिपार्टमेंट पेंडिंग ऑर्डर को कंप्लीट करना चाहता है इसलिए वो फास्ट चाहता है, जबकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह रहा है कि क्वालिटी मेंटेन करे। इन दिस सिचुएशन एम्प्लॉय विल गेट कंफ्यूज एज टू हुज इंस्ट्रक्शन मस्ट बी फॉलोड बाय हिम। तो ऐसी सिचुएशन नहीं बनी, इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड रिक्वायरमेंट है। इसके पॉजिटिव इफेक्ट की बात करते हैं तो नंबर 1 है नो कन्फ्यूजन टू द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट। यदि एक ही पर्सन से ऑर्डर रिसीव करेगा तो जो वो बोलना है, जो सुपीरियर बोल रहा है उसी को फॉलो करना है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। नो ईगो क्लैशेज। डिफरेंट डिपार्टमेंट के पर्सन यदि ऑर्डर देंगे, सेल्स डिपार्टमेंट तो सोचेगा एम्प्लॉय ने मेरा काम नहीं किया, तो उसके अंदर ईगो आएगा और उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को लॉस हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को लॉस होगा। और जो परचेज डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो ये सोच रहा है कि मेरा पर्सन ने मेरा काम नहीं किया, तो वो उसके अकॉर्डिंग सोचेगा, ओवरऑल बिजनेस को लॉस होगा। तो ईगो क्लैशेस नहीं होंगे। इंप्रूव इफेक्टिवनेस इन वर्किंग, ये इसके पॉजिटिव इफेक्ट है। यदि नेगेटिव वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल विल लीड टू फॉलोइंग कंडीशन। नंबर 1 is confusion in the mind of employee, just opposite him. Second is subordinate will get chance to escape from his responsibility by giving excuse. Ego clashes के बाद में हम difficulty in maintaining discipline in the organization. यदि अपन लोग यूनिटी ऑफ कमांड नहीं रखेंगे तो ऑटोमेटिक थर्ड जो प्रिंसिपल है उसको भी फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि डिसिप्लिन भी ऑटोमेटिक ही वहाँ पे खत्म हो जाएगा, डिसिप्लिन भी मेंटेन नहीं कर सकते। आज के लिए बस इतना ही। अपन लोगों ने 2 प्रिंसिपल और समझे, आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।